नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और अभी हम पढ़ेंगे इस्तांबुल कन्वेंशन यानी कि इस्तांबुल अभिसमय के बारे में। तो इस्तांबुल जैसा कि तुर्की में स्थित है ये, और यहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था उसके बारे में। तो अभी हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हाल ही में यानी कि जुलाई 2020 महीने में पोलैंड के द्वारा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने से संबंधित जो इस्तांबुल कन्वेंशन हुआ था उससे अलग होने का निर्णय ले लिया है पोलैंड ने। तो पोलैंड ये भी एक यूरोपियन कंट्री है और तुर्की ये भी यूरोपियन कंट्री है। तो तुर्की के एक शहर जिसका नाम इस्तांबुल है, वहाँ ये हुआ था कन्वेंशन। इसके लिए इसे इस्तांबुल कन्वेंशन या इस्तांबुल अभिसमय कहा जाता है और हम इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले ये भी जान लें कि जो पोलैंड है, तो पोलैंड इस संधि से अलग हो गया। उसका कारण ये है कि संधि के प्रति पोलैंड का अपना दृष्टिकोण है। वो ये कहता है, पोलैंड ये कहता है या ये मानता है कि ये जो संधि है पोलैंड के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसके अंतर्गत स्कूलों में लैंगिक विषमता के बारे में पढ़ने को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा पोलैंड का ये भी तर्क है कि ये जो संधि है ये जैविक लैंगिकता के विपरीत सामाजिक सांस्कृतिक लैंगिकता के निर्माण का प्रयास करती है। उदाहरण के तौर पे ऐसे बताया जा सकता है आपको कि जो ये इस्तांबुल कन्वेंशन है इसका कुछ प्रावधान बच्चों और किशोरों को समलैंगिक परिवारों के निर्माण करने संबंधित शिक्षा देने की बात करता है। इसके लिए पोलैंड इसका विरोध किया और इससे अलग हो गया। और इस्तांबुल कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो इस्तांबुल कन्वेंशन को महिलाओं और घरेलू हिंसाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम तथा इससे निपटने के लिए यूरोपीय समझौता परिषद भी कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। तो इस्तांबुल कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो इस्तांबुल कन्वेंशन को 7 अप्रैल 2011 को यूरोपीय परिषद की कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा अपनाया गया और मार्च 2019 तक इस्तांबुल कन्वेंशन या इस्तांबुल संधि पर 45 देशों के साथ साथ यूरोपीय संघ के द्वारा भी हस्ताक्षर किया गया है। और इस्तांबुल कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो इस्तांबुल कन्वेंशन महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम करने और इससे निपटने के लिए विश्व का पहला बाध्यकारी उपकरण है। यानी कि इसमें जो टर्म्स दिए गए हैं, जो नियम दिए गए हैं, वो मानना उस राज्य के लिए बाध्यकारी ही है जो कि इस्तांबुल कन्वेंशन में सदस्य हो जाता है। साथ ही साथ इस्तांबुल कन्वेंशन के तहत इसका व्यापक ढांचा बनाया गया है, जिसे महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा, घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन शोषण, महिला जन्नांग अंगभंग तथा सम्मान आधारित हिंसा और बलात् विवाह को रोकने के लिए प्रावधान किए गए हैं। और कोई भी देश की सरकार अगर इस्तांबुल कन्वेंशन को पुष्टि कर देता है या मान लेता है कि हम इसमें सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं, तो इस संधि के जो भी कानून हैं उसको पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो जाता है। और जैसा कि बताया आपको 7 अप्रैल 2011 को इस्तांबुल कन्वेंशन की स्थापना की गई थी और मार्च 2019 तक इस संधि पर 45 देशों के साथ साथ यूरोपीय संघ के द्वारा भी हस्ताक्षर किया गया है। अब यूरोपीय संघ आया था, थोड़ी सी यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ लें, जिसे कि यूरोपियन यूनियन कहा जाता है। तो ये यूरोप महाद्वीप के देशों का एक राजनैतिक और आर्थिक समूह है या संघ है, जिसमें वर्तमान में 27 देश शामिल हैं। पहले 28 देश शामिल थे। बहरहाल इसका जो आधारशिला थी 1957 में शुरू हो गई थी यूरोपीय संघ के बनने की, जब रोम की संधि के द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से रोम संधि हो जाता है। और अगर हम यूरोपियन यूनियन या यूरोपीय संघ की बात करें तो इसकी 24 आधिकारिक भाषाएं हैं। साथ ही साथ इसकी स्थापना आधुनिक समय में अगर बात की जाए तो जो रियल है वो है कि 1 नवंबर 1993 को की गई थी। तो 1 नवंबर 1993 को की गई थी और इसकी राजधानी यूरोपियन यूनियन की राजधानी ब्रसेल्स में स्थित है। और मैस्ट्रिच संधि के द्वारा इसके आधुनिक वैधानिक स्वरूप की नींव रखी गई थी 1 नवंबर 1993 को। तो जैसा कि बताया आपको, यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ
27 देशों का एक समूह है जिनके राजनैतिक और आर्थिक विचारधारा समान है। और जो यूरोपीय संघ है ये अपने सदस्य राष्ट्रों को एकल बाजार के रूप में मान्यता देता है। साथ ही साथ इसके सभी कानून, इसके जो जो भी कानून हैं वो सभी सदस्य राष्ट्रों पर लागू होते हैं। और ये जो सदस्य राष्ट्र के नागरिक होते हैं उनको 4 प्रकार की स्वतंत्रता देते हैं, जिनमें है व्यक्ति पहला, दूसरा सामान, तीसरा सेवा और चौथा पूंजी। इनका स्वतंत्र आदान प्रदान ये एक देश से दूसरे देश में करते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति कहीं भी आसानी से जा सकता है यूरोपियन यूनियन देश का सदस्य। इसके अलावा वर्ष 1999 में यूरोपीय संघ के द्वारा साझी मुद्रा यूरो की शुरुआत की गई, जिसे कि 15 सदस्य देशों ने अपना लिया है। और स्लेगन संधि, ध्यान दीजिएगा, स्लेगन संधि के द्वारा पासपोर्ट नियंत्रण को सदस्य राष्ट्रों के बीच समाप्त कर दिया गया है। यानी कि ये जो यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश के जो निवासी हैं वो एक देश से दूसरे देश में बिना पासपोर्ट के भी जा सकते हैं। इसके अलावा ब्रेग्जिट की हम थोड़ी सी बात कर लें, जो कि 1 फरवरी 2020 से प्रभावी हो गया है। और 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन की संसद ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की घोषणा कर दी। तो ब्रेग्जिट यानी कि ब्रिटेन प्लस एग्जिट, तो ब्रेग्जिट कहलाता है। ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना ब्रेग्जिट कहलाता है। और इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में ही हो गई थी, जब ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री थी तत्कालीन थेरेसा मे, उन्होंने ये कहा कि हमें यूरोपियन यूनियन से अलग होना है। तो खैर ये उनका अपना मुद्दा था जिसके लिए उन्होंने किया। और 29 मार्च 2017 को इसके लिए बातचीत चालू हुआ। और इसके लिए जो यूरोपियन यूनियन का जो नियम है, उसमें जो नियम 50 है उसके तहत ये लोग कार्य किए। और 1 फरवरी 2020 से ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है। अब हम एक और चीज़ पर चर्चा कर लें थोड़ी सी, वो है नाग नदी। तो नाग नदी चर्चा में इसलिए है क्योंकि जुलाई 2020 में ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाग नदी की स्थिति पर एक गंभीर टिप्पणी किया। और उसने ये कहा कि औद्योगिकीकरण ने नाग नदी को शापग्रस्त महिला में परिवर्तित कर दिया है। मतलब इतना ज़्यादा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है इस नदी का, और बहुत ही ज़्यादा श्रापित हो गई है नाग नदी, ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है। तो अब हम नाग नदी की थोड़ी सी बात करें तो नाग नदी के नाम पर ही नागपुर शहर का नाम पड़ा। यानी कि जो नागपुर शहर है उसका नाम नागपुर इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ से नाग नदी बहती है। साथ ही साथ जो ये नदी है नाग नदी, महाराष्ट्र के नागपुर से होकर बहती है। और जो ये नदी है ये 1908 के ब्रिटिश कालीन आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार इसका उद्गम महाराष्ट्र में वाडी के पास लावा पहाड़ियों से होता है। और ये जो नाग नदी है ये कान्हन पेंच नदी प्रणाली का एक हिस्सा भी है। इसके अलावा अब हम कन्हान पेंच नदी प्रणाली की अगर हम बात करें तो कन्हान नदी जो है मध्य प्रदेश के सतपुरा रेंज के दक्षिण में बहने वाली एक नदी जिसका नाम वेनगंगा है, उसकी सहायक नदी है। साथ ही साथ कन्हान नदी जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहती है, इस नदी की लंबाई 275 किलोमीटर है। इसके अलावा कन्हान नदी की अगर हम बात करें तो कन्हान नदी की सहायक नदी पेंच है। ध्यान दीजिएगा, जो कन्हान नदी है वो वेनगंगा की सहायक है, जबकि कन्हान नदी की सहायक नदी पेंच है। और जो कन्हान नदी है इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि कन्हान नदी नागपुर शहर के को पानी की आपूर्ति करता है। तो यहाँ पे अपने पास 3 चीज़ें हैं, कन्हान नदी, पेंच नदी और नाग नदी। तो नाग नदी इसलिए महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है कि इस पे क्वेश्चन, क्योंकि अभी हाई कोर्ट ने इस पर तल्ख टिप्पणी की है। तो नाग नदी नागपुर शहर से होकर गुजरती है और नागपुर शहर का नाम नाग नदी पर ही पड़ा है। तो ये था थोड़ी सी जानकारी इस्तांबुल कन्वेंशन और नाग नदी के ऊपर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।